पैसा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसे का ना होना एक समस्या है। इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। चावल से जो निकलता है माड़, उसको किसी कुत्ते के ऊपर फेंक दिया। तो हम इंजीनियर बन जाते हैं, प्रोग्रामर बन जाते हैं, पर हम कभी जीना तो सीखते नहीं। अंग्रेज़ लोग अपने आप को खोजने जाते हैं भारत, हम भी भारत जाके अपने आप को खोजेंगे। तो हमारा फार्म में जो एनिमल्स हैं वो 3 हिस्सों में है। एक तो वो हैं जिन्हें हमने अडॉप्ट कर लिया है एंड वो होंगे अराउंड 45। इसमें सब है, गाय, भैंस, बैल, बकरे, मुर्गे, कुत्ते, है ना। और फिर उसके बाद हमारा हॉस्पिटल है, तो उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी तो 70 है। वहाँ पे होते हैं एनिमल्स रेस्क्यू, रिकवर और रिलीज, पर वो 70 ऑफिशियल कैपेसिटी है, 90 से 100 के बीच में वो वेरी करता है। फिर उसके बाद हमारा एक एंड ऑफ लाइफ केयर सैंक्चुरी है भाई, जहाँ पे जैसे घोड़े खच्चरों को अक्सर बिल्कुल इस्तेमाल करके सड़क पे फेंक दिया जाता है। अब उनके पास ज़िंदगी के कुछ साल होते हैं, तो वो अपना वहाँ पे, अगर हमारे पास कोई ऐसा आ जाता है पशु, तो वो वहाँ पे अपनी लाइफ के आखिरी साल थोड़ा कंफर्ट में रिलेटिवली बिताता है। इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। हाँ, मतलब इट्स अ डीप थिंग, थोड़ा बताएंगे? अब देखिए, कोई भी अब जो पशु है ना, जिन्हें आप जंगल से ले आए, अब आपने डोमेस्टिकेट कर लिया, आपने इस्तेमाल के लिए ही किया, तो अब जैसे लोग कुत्तों के बारे में ऐसा नहीं सोचते, पर मैं अगर आपको बताऊं कि आ गया अपना नाम सुन के कोई नहीं तो जो जैसे घोड़े खच्चर हैं, वो वर्किंग एनिमल्स की तरह ही देखा जाता है भाई। बीस्ट ऑफ बर्डन, इन पे बोझा डालो, इनका इस्तेमाल करो, चाहे वो ईंट है या लोगों को यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद उनके घुटने सूजना शुरू कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, सरिये से घुटने में छेद करके फ्लूइड ड्रेन कर देते हैं। जब तक चला सकते हैं वो उसको एक मशीन की तरह चलाते हैं, और जब वो मशीन उनको यूज़ देना बंद कर देती है ना, तो फिर वो उसको सड़क पे निकाल देते हैं। गाय के साथ भी यही होता है। गाय जब तक दूध दे रही है तब तक काम की है, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। तो जब तक वो यूज़ हो रहे होते हैं वो अब्यूज़ हो रहे होते हैं, और जब यूज़ ख़त्म होता है तो वो अबैंडन हो जाते हैं। रोमिन सिंह जी, आप जो बात बोले ना, ये एवरीडे लाइफ में हम अपने आंखों के सामने भी देखे हैं, और मैं खुद भी देखा हूँ। बहुत समय मैं ये भी देखा हूँ कि लोग गरम जो चावल से जो निकलता है माड़, उसको किसी कुत्ते के ऊपर फेंक दिया, ठीक है, गाय के ऊपर। दिस समथिंग आई हैव सीन, और मुझे ख़राब भी लगा बहुत। नाउ द पॉइंट, आप जो बोल रहे हैं ये हमारे अगल बगल होता है, बट इसको माइक्रो लेवल में हम शायद से ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं, या बहुत समय करके भी सिंपैथेटिक होते हैं, एम्पैथेटिक नहीं होते हैं। हाँ, आप जिसकी बात करें, लोगों में एपैथी है बहुत ज़्यादा। अब उस एपैथी के देखिए 2 कारण हैं। एक तो ये कि जब आपके आसपास बहुत ज़्यादा सफरिंग होती है ना, जिस बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप एज ए डिफेंस मैकेनिज्म उसको देखना बंद कर देते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कहीं पे जो ये वैल्यू है एम्पैथी की, सर्विस की, कि भाई हम दुनिया में आए हैं तो हम किसी का भला करें, है ना, हम किसी के साथ वो ना करें कम से कम जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति मुश्किल में है तो हम उसकी वैसे ही मदद करें जैसे हमारी हो। ये जो बेसिक वैल्यू है, ये पेरेंट्स बच्चों को बताते ही नहीं है। अग्रीड। वो ये कहते हैं कि भाई तू पढ़ाई कर ले, पैसा कमा ले, शादी कर ले, बच्चा पैदा कर ले, बच्चे को अपना जैसा बना ले, बस। और ये विशियस साइकिल चलते रहे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। आप ये पर्टिकुलर नोबल प्रोफेशन को आपने अपना कैरियर हिसाब से क्यों चुना, कब चुना, कैसे चुना? करियर तो पता नहीं, मुझे नहीं पता करियर का मतलब क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लिटरली ये भी मुझे भी समझना नहीं है पता। आपसे। मैंने ये चुना, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने रास्ता चुना, इस रास्ते ने मुझे चुना। देखिए, मैं तो अपना यूएस में था, मेरी अपनी एक टेक कंपनी थी, और मेरा जो एक गोल था कि भाई मेरे पास अपने दिन के 24 घंटे हो, मुझे काम ना करना पड़े, वो गोल मैं अचीव कर चुका था, लेकिन मैं खुश नहीं था। तो मैं भारत आया अपनी खुशी खोजने के लिए, और फिर मैं ट्रैवल कर रहा था। फिर मुझे एक लेडी मिली, वो बड़े सारे डॉग्स का ध्यान रख रही थी, लॉरेन।
तो वो बूढ़ी भी थी और बीमार भी रहती थी, पैसा भी नहीं था, और फिर वो इतना कुछ कर रही थी, तो उनको देख के मुझे थोड़े अपने आप पे शर्म आई कि देखो इनके पास कुछ नहीं है, ये इतनी मदद कर रही है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। फिर ये कि जो मेरी मम्मी है ना, मैंने वैल्यूज़ की बात करी, मम्मी ने वैल्यूज़ मुझे सारी दी थी बचपन में। वो कहती थी पिताजी की बात मत सुनो, पिताजी मेरे वैज्ञानिक थे, तो उनको यही था कि भाई लड़का थोड़ा इंजीनियर टाइप बने, तो वो कहती थी पिताजी की बात मत सुनो, हम क्रांतिकारी परिवार से हैं, सर्विस, बुद्ध के रास्ते पे चलो, नानक के रास्ते पे चलो। पर उस समय मम्मी की वो बातें लगती थी बोरिंग। अब जब पिताजी वाला रास्ता अक्वायर, मतलब पिताजी वाला रास्ता भी नहीं लिया मैंने, पर चलो एक मटेरियल सक्सेस मिल गई है ना, हाँ। तो वहां पे देख लिया कि यार ये तो बेकार है। पैसा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसे का ना होना एक समस्या है ना, मैं पैसे को डिस्काउंट नहीं करूंगा, पर ये समझ में आ गया कि खुशी नहीं है इसमें, सामान खरीदते रहने में इसमें खुशी नहीं है। तब उस सिचुएशन में आगे जब लॉरेन मिली तो फिर मम्मी की वैल्यूज भी याद आई, तो फिर लगा कि छोड़ो खुशी खुशी, इसी पर्पस के रास्ते पे चलो। तो इस रास्ते ने मुझे ढूंढ लिया, तो फिर मैं इस रास्ते पे मैंने चलना शुरू कर दिया, और तब मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैंने अपने गोल्स अचीव कर लिए थे। उसके बाद जो मेरे दिमाग में डाउट आ रहे थे ना, वो दो डाउट थे, मतलब दो डाउट एज इन दो फैक्ट थे जो मुझे बॉदर कर रहे थे। एक फैक्ट ये था कि देखिए, हम जब भी कुछ कंज्यूम करते हैं, हम आप कुछ भी खरीद रहे हो, आप कपड़ा खरीद रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, उसके पीछे एक प्रोडक्शन प्रोसेस है ना। कोई भी चीज़ या तो उगाई जाएगी या माइनिंग होगी उसकी, दोनों ही वॉयलेंट प्रोसेसेस हैं, दोनों के लिए इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होते हैं। ये तो सिर्फ उसको निकालना हुआ, जमीन से आपने अनाज निकाला या कोयला निकाला, कुछ भी निकालो, वॉयलेंस हुई। उसको आप तक लाने के लिए सड़क चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, फैक्ट्रियाँ चाहिए, उस सबको चलाने के लिए, और माइनिंग चाहिए, पेट्रोल चाहिए, उसके लिए वॉर होते हैं। तो हर कंजम्पशन के पीछे सफरिंग है, फैक्ट। जीने के लिए आपको सफरिंग करनी पड़ेगी, फैक्ट। भाई आप जीना थोड़ा ना छोड़ दोगे। ये एस्पेक्ट एथिकल कंजम्पशन वाला पॉइंट में जा रहा है मतलब क्या प्रोसेस थ्रू वो मैं सिर्फ कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, आप कंज्यूम कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ बड़े आप एथिकल हो, आप एक कपड़ा पहनते हो और सिर्फ दिन में चावल खाते हो, कंज्यूम तो आप कर रहे हो ना। कंजम्पशन के पीछे सफरिंग भी हो रही है, सफरिंग बुरी है, हर कोई सफरिंग अवॉइड करता है। केचुए को आप पिन चुबाओगे पीछे होगा, आदमी को आप पिन चुबाओगे वो भी पीछे होगा, आदमी, औरत, गाय, केचुआ, हर कोई कहता है सफरिंग बुरी चीज है। हाँ, क्योंकि केचुए के लिए देखिए हार्ट ब्रेक मैटर नहीं करता, पैसा मैटर नहीं करता, तो अगर हम एक कॉमन चीज लें सब में तो सफरिंग है, तो सफरिंग बुरी है। हमारे जीने के लिए हम सफरिंग कॉज करते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं जीऊं क्यों, है ना। तो जब मुझे लॉरेन मिली और मैंने देखा कि यार जिस हिसाब से मैं जी रहा था ना, पैसा कमाया, खर्चा, उसमें ये सवाल आ रहा है कि यार जीना ही क्यों, तुम तो सफरिंग कॉज कर रहे हो, इतनी सफरिंग बुरी है, तुम सोचते हो तुम अच्छे हो, आपका जो बिलीफ है मैं अच्छा हूँ, और जो फैक्ट्स हैं वो लाइन अप नहीं कर रहे ना। पर जो लॉरेन का रास्ता था कि भाई जियो और जीने दो, इसलिए ना सिर्फ जीने दो, जीने में मदद करो, जो सफर कर रहा है वेरी ट्रू, उसकी सफरिंग हटाओ, अपनी लाइफ को रीपर्पस करा फिर मैंने। तो ये लंबा आंसर आपके छोटे से सवाल का ये पूरा आंसर के बीच में एक पॉइंट आपने बोला, आप कमा रहे थे, यू आर अर्निंग एंड यू आर लिविंग, बट एक पॉइंट में आपको फील हुआ यू आर फीलिंग दैट वैकम, एक गैप आपके बातों में जो मेरे को लगा। अचानक से ये फीलिंग क्यों है? तो मैंने भी ये जानना चाहा कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि देखो मैं अपनी मर्जी के घर में रह रहा था, अपनी मर्जी से मैंने शादी की, अपनी मर्जी का काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि पिताजी ने कोई मजबूर करके इंजीनियर बना दी, क्योंकि नहीं बना था मैं इंजीनियर ना, मैंने कहा मतलब मैं तो बीच का रास्ता अपना चुना था। थोड़ा बीच में मैं इंटरवीन करके एक बात बोल रहा हूँ, आप जो जगह में थे, हाँ, यूएस में थे, यूएस में काम कर रहे थे, ठीक ठाक कमा भी रहे थे एज पर द सोसाइटल नॉर्म्स जो होता है। बहुत एक बड़ा सेक्शन ऑफ यूथ का ये सपना होता है फिलहाल जो इंडिया में है कि हम आई बिलीव आप पंजाब से हो? दिल्ली से हो, रूट्स? मेरे पेरेंट्स दोनों अनडिवाइडेड इंडिया, तो मम्मी मुल्तान से थी, पिताजी लाहौर। राइट। अब अनडिवाइडेड इंडिया का अगर मैं बात बोलूँ, आज के डेट में अगर वही पोर्शन का जो डिवाइडेड पार्ट इंडिया में है, पंजाब, हरियाणा एंड दोज बेल्ट, यहाँ के मेजर चंक चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए यूएस में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, और मैं अपने बच्चों में भी ये देखा हूँ बहुत बड़ा, और इस चीज़ के ऊपर तो बहुत सारे कंपनीज चलते हैं कि इनको सेटल कैसे किया जाए, राइट, एजुकेशनल वे एंड डिफरेंट अदर वेज।
आपको वो मिल चुका, आप वो कर रहे थे, सोशल नॉर्म्स के हिसाब से सेटल्ड थे, लोग सोचते हैं कि वैसा मिल जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे, सारा लाइफ इजीली कट जाएगा। आपने क्या पहलू देखा? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि मैं जब ऐसा महसूस कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ। तो तब मैंने कहा कि मैं लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ता हूँ। होता क्या है कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, है ना, हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हम इंजीनियर बन जाते हैं, प्रोग्रामर बन जाते हैं, पर हम कभी जीना तो सीखते नहीं। तो मैंने कहा कि यार मैं जीना सीखता हूँ। तो लाइब्रेरी गया, मैंने बुद्ध की कहानी पढ़ी, कि बुद्ध की जीवनी पढ़ी, मैंने जो भी फिलॉसफी की किताबें थी वो पढ़ी, हैप्पीनेस के बारे में पढ़ा, प्लेजर के बारे में पढ़ा, जो एजुकेशन हमें दी नहीं गई उस बारे में मैंने पढ़ा। और फिर मुझे समझ में आया कि है क्या, कि मैं अडेप्ट कर गया हूँ। अब हमारे एवोल्यूशन ने ऐसा बनाया है हमें कि देखिए आपकी लाइफ में चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, इवेंचुअली आप अडेप्ट कर जाओगे, नहीं तो आप जी नहीं पाओगे। क्योंकि मान लो आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उससे अडेप्ट ही नहीं करोगे तो सारी जिंदगी आप रोते रहोगे। राइट। अब उस अडेप्टेशन का डाउन साइड ये है कि जैसे मान लो आपने नई बाइक ली, पहले दिन तो आप खूब खुश, हर किसी को दिखा रहे हो मेरी बाइक, दूसरे दिन भी ठीक है, 6 महीने बाद आपको वो थोड़ा खुशी देगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। हाँ, मतलब और आस्ते 1 साल बाद आप कहोगे चलो ठीक है बाइक है, यूटिलिटी, आप उसको देख के ऐसे खुश नहीं हो रहे। और ये चीज हर किसी पे अप्लाई करती है, गर्लफ्रेंड पे भी करेगी, हर चीज पे करेगी। देखो है ना, आई कैन करेगी। अंडरस्टैंड योर पॉइंट। तो चाहे वो प्लेजर हो या पैसा हो या पीपल हो, हर किसी से आप इवेंचुअली अडेप्ट कर जाओगे। भाई आपकी नई नई शादी होगी, आप खुश हो, अब 10 साल बाद आप कहोगे अरे भाई तो ऐसा थोड़ा घर में घुसोगे आप, है ना। तो मैं अडेप्ट कर गया था अपने सर्कमस्टेंसेस से। तो मुझे अब लगा कि अच्छा, इस चक्कर में लोग और चाहते हैं। वो कहते हैं कि यार ये ले लिया फोन, अब नया वर्जन आईफोन का, बंगला ले लिया, अब मुझे इससे बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, क्योंकि हम अडेप्ट कर जाते हैं। तो मुझे लगा कि अब मेरी तो कभी ऐसी ख्वाहिशें थी नहीं कि बहुत ये खरीदना है वो खरीदना है, कभी ख्वाहिश ऐसी रही नहीं। सिर्फ ये था कि जो मेरा लाइफस्टाइल है वो चलता रहे, रेस्टोरेंट में मैं जाऊं, प्राइस देख के मुझे खाना ना ऑर्डर करना पड़े। और तीसरा ये कि भाई इस सब के लिए मुझे अपने घंटे ना बेचने पड़े, मेरे पास अपने दिन के 24 घंटे पे पूरा कंट्रोल हो। तो ये मेरी मीट हो गई ख्वाहिश। अब अगर यही होता मेरे पास कि भाई मेरे को BMW लेनी है तो BMW ले लेता। अब मैं कहता कि भाई मुझे तो Audi लेनी है या कोई और गाड़ी लेनी है। अब 24 घंटे के बाद 2500 बना नहीं, तो मैं अटक गया, सिस्टम ब्रेक हो गया। अब मुझे समझ में आया, मैं कहा अब मेरे पास एक रास्ता है कि मैं कहूँ कि भाई मुझे $100 मिलियन कंपनी बनानी है, या मेरी जो कंपनी है, जो मेरा स्टार्टअप था, कि इसको पब्लिक ले जाना है। अपने आप को गोल दे देता हूँ, या तो मैं देखो उस गोल के पीछे भागते भागते मर जाऊंगा, या मैं पहुंच जाऊंगा और मैं कहूंगा अब मैं क्या करूं, मैं फिर अडेप्ट हो जाऊंगा। तो मैंने कहा तो सिस्टम बेकार है। तो फिर मैं छोड़ो सब, अंग्रेज लोग अपने आप को खोजने जाते हैं भारत, हम भी भारत जाके अपने आप को खोजेंगे कि खुश रहने का क्या तरीका है। क्योंकि ये जो सोसाइटी वाला टेम्पलेट है ये तो किसी काम का है नहीं। पिताजी को फोन किया, वो कह रहे थे बच्चा कर लो, मैं कहा बच्चे तो तुम्हारे भी हैं, तुम भी खुश नहीं हो, तो ये तो स्कैम है। वेरी ट्रू, आई एग्री विद योर वर्ड्स। मतलब आप खुश नहीं हो जो करके आप यू आर नॉट स्टिल सेटिस्फाइड, ठीक है, आप वही चीज आगे करने बोल रहे हो, वही तो वो चले जा रहा, प्रथा चले जा रहा है। MLA में ना आपको नहीं पता कि आप जी क्यों रहे हो, लेकिन आपके पास एक टेम्पलेट था, हाँ, है ना, वो चिपका दो कि भाई पढ़ाई, पैसा, शादी, बच्चा, फिर उसके बाद बच्चे की पढ़ाई, बच्चा पैसा कमाए, बच्चा शादी करे, बच्चा पैदा करे, फिर वही बच्चा को वही बच्चा का ज्ञान दे दे। उसमें अगर कोई पूछता है बच्चा कि भाई हम ये सब कर क्यों रहे हैं, तो जवाब है नहीं। लेकिन उसे तो सोच मत तू यही कर, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मतलब ये मतलब एक अलग ही मुझे पहलू दिया आपने कि सोसाइटी, हमारे फैमिली में ही MLM चल रहा है, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में बेसिकली। करेक्ट, ठीक है। और ये होता है, ये इस चीज मैं भी देखा हूँ, लाइक मेरे केस में व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आफ्टर लाइक वी आर 5.5 years एंड वी डिसाइडेड वी विल नॉट टेक किड्स, वी विल अडॉप्ट अ पर्सन, राइट, एंड दिस इज समथिंग वी डिसाइडेड। मतलब शादी के समय हम लोग डिसाइडेड, बट जो सोसाइटी वाला फंडा रहता है, बच्चे लो, दोस्त के किसी के व्हाट्सएवर आप कर लो, मतलब भाई वी डोंट वांट टू। दुनिया में बच्चे बहुत हैं, हमारा देश का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पार कर चुका है, तो मुझे एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है। हाँ, जिसको सही पेरेंटिंग नहीं मिला है वी कैन गिव दैट। हाँ, जो लाइफ एक आ गई है वेस्ट होगी,
हाँ। सही दिशा दे सकते हैं, एक क्यों 10 को दे सकते हैं, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली। तो हमें लेके आना है, नहीं आपका ब्लड, हम बोलो बॉस ये ब्लड लाइन का फंडा ना हमें, मेरे को हजम नहीं होता, दिस इज माई पर्सनल वे, बिकॉज टेक्निकली द थिंग इज दैट मैं खुद भी किसी ने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, दैट इज नॉट माई ब्लड लाइन वाले बंदे। तो आई फेल्ट दैट कि किसी ने मुझे किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वही चीज़ आपने मेरे एक दिशा बहुत क्लियर कर दिया कि ये MLM वाला स्कीम चलता है। हाँ, देखिए जीवन अर्थहीन है, या अगर इसका कोई ग्रैंड अर्थ है तो हमारे पास उसका पार पाने का कोई तरीका नहीं है। तो या तो आप कोई किताब पकड़ लो और वो मान लो कि ये है जिंदगी का मतलब। समझदार लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो आपको अपने जीवन को एक अर्थ देना होता है। अब वो जो अर्थ देना है वो काम कठिन है, लेकिन टेम्पलेट कॉपी करना इजी है ना। तो ये सारा चक्कर है, इस चक्कर में ये टेम्पलेट चला हुआ है, लोग जिए जा रहे हैं, धक्के से जिए जा रहे हैं। रॉबिन सिंह जी का ये बात को मैं थोड़ा एक्सटेंड करके सिंप्लीफाई करता हूँ, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है। लोग हमें बहुत कुछ दिशा दिखाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ठीक है, ओके, बोल रहे हैं, कोई सुनने में आपत्ति नहीं है, बट आप क्या करना चाहते हो वो खुद के अंदर झांक के देखना ज़रूरी है। और उसके लिए आप अपने टीचर्स, आप मेंटर्स चुनो, ज़रूर चुनो, मेंटर से आप गाइडेंस लो और वो हेल्प लो कि ये मत देखो कि मेंटर ने क्या किया मेरे को भी वही करना है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अंदर देखो कि आपको अंदर से किस चीज़ों के लिए कनेक्शन आ रहा है, किस चीज़ के लिए आपको अच्छा लग रहा है, एंड वो चीज़ के साथ आपको, वो स्किल सेट के साथ, वो पैशन के साथ अगर आपको कनेक्शन बन गया ना, और आपका पैशन ही प्रोफेशन कल के डेट में बना, तो आई बिलीव थिंग्स विल बी बेटर समवेयर। देखिए मैं आपके इस बात से तो बिल्कुल अग्री करता हूँ। जैसे सुकरात ने कहा, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। बाकी मैं पैशन से ज्यादा पर्पस ड्रिवन हूँ, है ना। मुझे लगता है कि पैशन थोड़ा ओवररेटेड है। मुझे लगता है कि पहले तो आप ये देखो कि आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, आप अपने आसपास चीजें ऑब्जर्व करो एंड देखो कि आप जी क्यों रहे हो। अगर आपके पास वो एक आंसर होना चाहिए ना, आप क्यों जीना, पहले तो जीना चाहते क्यों। क्योंकि देखिए पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, राइट, मरना तो हमारे हाथ में है ना। तो जब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मेरा एक सवाल था, व्हाई वेट, व्हाई एम आई वेटिंग टू डाई, व्हाई शुडंट आई किल माई सेल्फ। उसका मेरे पास आंसर नहीं था, तो उसका आंसर चाहिए ना, व्हाई शुडंट यू किल योरसेल्फ। वो आपका, वहां से आपका पर्पस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब आप जब सड़क पे निकलते हो, आपको कितनी, कोई बच्चा दिखेगा गाड़ी साफ कर रहा है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स दिखती है भारत में। तो खासकर हम, स्विट्जरलैंड तो है नहीं हमारा देश, दरवाजा खोलते ही समस्या है। तो कई बार लगता है यार कोई इस बारे में कुछ करता क्यों नहीं। तो अगर कहीं पे आपकी ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपको ये कहती है कि यार जीने का मतलब किसी की मदद करना, तो एक मुद्दा चुनिए जो आपके इंटरेस्ट से अलाइन करता हो, आपकी एबिलिटी से अलाइन करता हो और आपकी परिस्थितियों में फिट होता हो, और फिर उसकी तरफ काम करिए। टेक्निकली कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी समहाउ। सोसाइटी, अब मुझे नहीं पता, देखिए सोसाइटी का क्या मतलब, कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में वही आता है जो भी पेन फील करने के केपेबल है ना। वो कुछ भी हो सकता है। देयर आर पीपल जिनको सोसाइटी अपना भी नहीं मानती। अब आप, मुझे नहीं पता कि अगर किसी होमलेस व्यक्ति की आप मदद करते हो, क्या आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, मुझे नहीं पता। रॉबिन जी, मुझे थोड़ा सा एक दो टर्मिनोलॉजी के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है। एक पर्पस आपने बताया जो, एंड आई एग्री विथ योर पॉइंट कि आप पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, कोई भी काम पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। एक इंसान का जीने का मकसद भी पर्पस ड्रिवन होना चाहिए समहाउ, राइट। एनलाइटमेंट एक, क्या इफ यू नो योर पर्पस, can we term that a person is enlightened if the person knows his or her purpose for being in existence? देखिए मुझे ये बोरोड लाइन है, मुझे नहीं लगता कि लोग एनलाइटन होते हैं, हमारे एक्शंस एनलाइटेंड या नॉन एनलाइटेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता है मैं क्यों जी रहा हूँ, ठीक है, और अगर मुझे एक पशु दर्द में दिखा, मैं उसकी मदद करने लगा, दैट्स एन एनलाइटेंड एक्शन, बिकॉज वो मेरे पर्पस से अलाइंड है, मेरी लाइफ फिलॉसफी से अलाइंड है, आई एम बीइंग माइंडफुल। अब यही रॉबिन जी अगर रफल लेस का चिप्स का पैकेट खोल के खा रहे हैं, तो वो एक अनएनलाइटेंड एक्शन है। क्यों? क्योंकि वो मेरी फिलॉसफी से अलाइंड नहीं है। मैं अननेसेसरी कंजम्पशन में विश्वास नहीं रखता। आप रफल लेस खा रहे हो, आपको उसकी
जरूरत नहीं है, ठीक है। आप प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हो, वो पाम ऑयल से बना है, पाम ऑयल की वजह से काफी रेन फॉरेस्ट वगैरह कटते हैं। मैं अपनी हेल्थ का नुकसान कर रहा हूँ, और जबकि मुझे पता है कि जो मेरा समय है वो सिर्फ मेरा नहीं है भाई, मेरे पास जो समय आ रहा है अगेन दूसरों को सफरिंग दे के आ रहा है, और मैं उस समय का जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ। अगर मैं अनहेल्दी हो जाता हूँ रफल लेज खा के, तो भाई मैं आई डिड अ डिससर्विस टू ऑल दीज स्नेल्स एंड अर्थवर्म्स दैट गॉट किल्ड इन आवर फार्म टू गिव मी फूड, है ना, मैं उन्हें डिससर्विस कर रहा हूँ। तो वो एक अनएनलाइटेंड एक्शन है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि लोग भी अच्छे बुरे नहीं होते, ये भाषा के शॉर्टकट है। पर इस बात को समझना चाहिए, अब एक व्यक्ति है 99% बुरी चीजें करता हो सकता है 1% अच्छी चीज करता हो, लेकिन उसको हम शॉर्टकट में कह देंगे ये बुरा व्यक्ति है। और हो सकता है मुझे लोग कहते हो ये अच्छा आदमी है, डजंट मीन कि मैं कुछ बुरा नहीं करता, है ना। आप जब यूएस से यहाँ आए, व्हाट्स योर एज दैट टाइम? मैं था 31 एंड नाउ 45। ये जर्नी में व्हाट आर द चेंजेस राइट नाउ यू सी योरसेल्फ कंपेयर टू 31 जब आप वहाँ पर थे? इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, जो दो मेजर चेंजेस आए, एक तो इसमें आया कि जो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ, पहले मुझे लगता था कि मैं सफरिंग काफ़ी हद तक ख़त्म कर दूंगा, कुछ कर दूंगा। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, ये स्प्रिंट रेस नहीं है, ये तो सफरिंग तो बहुत ज़्यादा है, तुम बर्न आउट कर जाओगे। फिर मुझे लगा ये मैराथन है, धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे इसकी तरफ करेंगे। फिर मैं समझ गया कि यार सफरिंग आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि सफरिंग इज़ द डिफ़ॉल्ट नेचर ऑफ लाइफ। जैसे अंधेरा है, सफरिंग है, और जिस तरह दिया जलता है तो उतने एरिया में उस समय के लिए कुछ अंधेरा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह सफरिंग का भी यही फंडा है, सफरिंग है, आप जहाँ पे अच्छा काम करोगे कुछ की आप मदद कर दोगे, पर आप इतना ही कर सकते हो। सफरिंग तो विद पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। ऑल आई कैन डू इज कि कुछ की मदद कर दूं, और जिस स्पीड पे वो बढ़ रही है उस स्पीड को थोड़ा कम कर दूं, है ना, ताकि जितना वो मेरे बिना बढ़ती, मेरे होने की वजह से थोड़ा कम स्लो हो जाए, स्पीड से बढ़े। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई ये रिले रेस है। दुनिया जैसी मुझे मिली, अब देखो ना, भारत हमेशा से तो ऐसा नहीं था, कभी उज्जड़ रहा होगा, कभी बिल्कुल ही ट्राइबल रहा होगा कि आपका निकलना ही घर से खतरनाक है। बहुत बहुत मतलब पता नहीं जितने भी 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, या राजा महाराजाओं के टाइम में आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ा थी। तो लोगों ने धीरे 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 हमें इस सिविल सोसाइटी पे लाए ना, जहाँ पे मैं एक ऐसा ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता हूँ जिससे लोग पूरी तरह सहमत नहीं है। तो मुझे दुनिया जिस शेप में मिली, मुझे थोड़ा सा आगे बेहतर छोड़ के जाना है उसको। तो वो रिले रेस है, मैंने बैटन यहाँ से पकड़ी और मैं उसको आगे किसी को थमा के जाऊँ। तो एक तो मेरा ये हुआ जिससे मैं बर्न आउट नहीं होता, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता। मैं समझता हूँ कि भाई कुछ भी करने के लिए बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फैक्टर्स होते हैं, आप उसमें से एक फैक्टर हो, राइट। तो आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। बट दैट ऑल्सो मीन्स क्योंकि आपके पास एक ही फैक्टर है तो यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट, है ना। तो ये चेंज आया। और दूसरा ये कि मैंने जो अपनी इमोशनल रेगुलेशन है उस पर काम किया। मैं काफ़ी गुस्से वाला था, आज से आप 3 साल पहले चले जाओ, 4 साल पहले, वेरी एंग्री पर्सन। तो उस पे मैं काम कर पाया। कैमरे के सामने तो मैं ठीक था, क्योंकि मैं समझ गया था कि भाई आप क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कैसे बोल रहे हो, है ना। मुझे अवेयर करना है दूसरे को, मुझे बेचना है उसको अच्छाई को। तो मैं कैमरे के आगे तो अच्छे से बात कर लेता था, बट इन पर्सन मैं एब्रेसिव हो जाता था, रूड हो जाता था, चिल्ला पड़ता था। वो मैंने उस पर काम किया। उसमें आप कैसे काम किए? तो पहले तो मुझे कहीं से ये पता चला कि भाई रिएक्ट करने से पहले, मतलब कोई भी चीज़ होती है आपके साथ, उसमें और आपके एक्शन के बीच में एक पॉज होता है। अब उस पॉज में अगर आप सोच लो तो यू एक्ट, और पॉज ना सोचो तो यू रिएक्ट। थ्योरी तो समझ में आ गई मुझे, बट वो कहते हैं ना कि मतलब इन थ्योरी तो थ्योरी और प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं है।
लेकिन इन प्रैक्टिकल थ्योरी और प्रैक्टिस बहुत फर्क है। तो अब ये होता ही नहीं था। फिर मेरे को ऐसे कोई बड़ा रैंडम सा यूट्यूब वीडियो आया, उसके व्यू भी नहीं थे, कोई 200-300 व्यूज थे ऐसे ही। तो वो लड़की बता रही थी, कहती है कि ना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल बिल्कुल बातचीत हो रही है, वहां पे भी जब आपसे कोई बात करे आप पॉज लो और फिर आप जवाब दो, पॉज लो जवाब दो। तो जब आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये आदत डाल दोगे तो जो गुस्से वाली कॉन्वर्सेशन है वहां पे वो आपकी आदत कैरी ऑन होगी। बिकॉज गुस्से में आप सोच लो, आप अपने आप को सीधा वहीं कर लोगे। वो तो हो गया ना कि आप तूफान के दौरान जड़ें उगाने की कोशिश कर रहे हो, जड़ें तो तूफान से पहले उगती हैं। राइट। तो वो पॉज लेना मैंने सीखा कि वाई एम आई टॉकिंग। इस पॉज में मैं अपने आप को कहता हूँ वाई एम आई टॉकिंग। मान लो किसी ने मेरा नुकसान कर दिया, क्या मेरे चिल्लाने से वो नुकसान अंडू होगा, सिचुएशन वर्स होगी, मेरा नाम खराब होगा? आई हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ दैट बिफोर आई से एनीथिंग। तो मैंने अपने पे बहुत काम किया ताकि मैं वो हो सकूं नाइस पर्सन। दूसरों की नज़रों में ना, खुद के नज़रों में। अपने लिए। दूसरों को तो देखो, मेरे को बचपन में मम्मी ने ट्रेन कर दिया था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं लोगों की कभी परवाह नहीं करी। मेरा जो पहला मैंने तरीका जो पैसा कमाया, जब केबल टीवी आया इंडिया में, तो लोगों के वो एल्यूमिनियम के एंटीने होते थे उससे पहले, तो वो एंटीने छतों पे डिस्कार्ड कर दिए गए। तो मैं तो भाई वो इकट्ठे करके बेचता था। अच्छा, जो अंटीना हुआ करता था उसको। ओके ओके। उसमें एक लोहे की रॉड होती थी, वो 6 रुपए किलो बिकती थी और 70 रुपए किलो एल्यूमिनियम बिकता था। तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आई कांट केयर लेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है यूथ्स को समझने के लिए। आपका जज्बात आपको क्या कह रहा है, दैट इज समथिंग। आपका अंतरी आत्मा आपको क्या कह रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप सही हो, आपके अंदर गिल्ट नहीं आ रहा है, आप सही हो, यू आर राइट। बट आपको पता है लोग अच्छा बोल रहे हैं, बट आपको अंदर से पता है आपने जो किया वो गलत है, वो सही नहीं है। यू नो द थिंग। क्योंकि इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से कहाँ से बोलेगा। हाँ, यहाँ पे मैं ये कहूंगा जो आपने कहा ना कि आपका जो अंतरात्मा, आई एग्री। आपने कहा गिल्ट इज आवर मॉरल कंपस, इंटरनल गिल्ट, नॉट एक्सटर्नल गिल्ट जो लोग फील कराते हैं, वो नहीं, इंटरनल। पर आपका जज्बात क्या कह रहा है, आई डोंट एग्री विद दैट। क्योंकि मुझे लगता है जज्बाती हो गए जब भी हम फैसले लेते हैं, कितने फैसले वो सही होते हैं। ओके। तो फैसले तो आपको रैशनली लेने चाहिए। भाई आप टैक्स भर रहे हो, आप इमोशनल होकर थोड़ा ना बढ़ते हो, हमारा देश वॉर में है, दे करोड़ रुपया, नहीं ना यार, आप कैलकुलेट करके करते हो, राइट, है ना। तो आई थिंक लाइफ के मोस्ट डिसीजंस ठंडे दिमाग से लिए जाएं, इम्पल्सिव नहीं होके आराम से। हाँ, इमोशनल होके भी नहीं। अग्री, आई टेक बैक माय सेंटेंस, आई टेक बैक नहीं। सी रॉबिन जी, जानते हो मैटर क्या है, ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, ये मैं कोई सब्सक्राइबर बेस बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये पहला बात है, एक दूसरे से हम लर्न कर रहे हैं। योर होल जर्नी इटसेल्फ इज एक्सपीरियंस, इट्स अ बुक, और वो वॉल्यूम में भी बन जाएगा। हम हर इंसान का जर्नी ही एक अलग अलग वॉल्यूम में किताब बन जाएगा। हंसा मैं इसलिए क्योंकि मेरी बुक आ रही है अगस्त में। आप जो भी सुन रहे हैं, बुक का नाम आप अभी तक रिवील किया? उसका नाम है हैप्पीनेस हैपेंस। ओके। ये पेंगुइन प्रकाशन, पेंगुइन पब्लिकेशन। हाँ, सबटाइटल है हैप्पीनेस फॉर दोज हु हैव एवरीथिंग एल्स। आप सबको ये बुक का नाम जो है स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा, और ये किताब जब भी पब्लिश होगा, आई बिलीव आप मार्कअप करके रख दीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मिल ही जाएगा। बिकॉज राइट नाउ तो मैं रॉबिन जी से खुद ही सीख रहा हूँ, यहाँ स्टूडेंट बैठा हुआ है, रॉबिन जी टीचर है, और एंड दीज आर द लर्निंग्स। ये लर्निंग ऐसा लर्निंग है जो हमें यूनिवर्सिटी के सिलेबस की किताब में नहीं मिलेगा। हाँ, यही तो, आप किसी जाओ कॉलेज में कहो कि मुझे जीना सिखा दो, भगा देंगे वो। अरे जो सिखाने वाले हैं उनको खुद को पता नहीं क्या सीखना है। अब ये एक मज़ेदार चीज़ छेड़ो, मैं आपको अपना थोड़ा बहुत बताता हूँ। अब जो सिखाने वाले हैं वो भी अगर वो चीज़ को नॉट बिकॉज ऑफ पैशन, नॉट बिकॉज ऑफ यू नो जो आपने बताया कि हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, उस फैक्टर में नहीं देख के वो देख रहे हैं एज अ जॉब, सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, तो सर वो अब जॉब बहुत सारा हो सकता है। टीचिंग को आप जॉब हिसाब से मत लो, ये मेरा पर्सनल मानना है। हाँ मैम, बिल्कुल, मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ आप बहुत लोगों का इंसान बना रहे हो, और अब जो मैकेनिज्म आ चुका है, जो चीज़ हो रहा है, मैं अब आँख खोल के देखोगे तो आपको भी दिखेगा।
वी आर इनटू मेकिंग प्रोडक्ट्स, नॉट ह्यूमन बींग्स. कॉलेज में जाओ, प्लेसमेंट लेके निकलो. कॉलेज में जाओ, प्लेसमेंट निकले निकलो. बट हाउ टू बी अ हैप्पी ह्यूमन, हाउ टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, आप अपने आप को पहचानोगे कैसे, कैसे आप सॉफ्ट स्किल्स सीख रहे हो किस चीज़ के लिए, आपको कंपनी में जाके इंटरव्यू क्रैक करना है. आप इनर इमोशंस को समझ नहीं रहे हो ना. जो हमें समझाना चाहते हैं उनको वो समझाने का मौका दिया जा रहा है. उनको भी ये एक कि भैया सिलेबस कंप्लीट कराओ, मार्क्स देके पास करवा दो, प्लेसमेंट देके नंबर दिखा दो कि इतना परसेंटेज है, प्लेसमेंट है, ये हाईएस्ट पैकेज किया है, एंड दिस इज द, एंड देन यू गेट आप ज्वेलरीज पहना दो कि यू दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी और दिस इज फलाना एक्रीडिएटेड, ये कैटेगरी में टॉप रैंकिंग में है, ये कैटेगरी में टॉप रैंकिंग है. बट वो बच्चा निकलने के बाद 6 महीने बाद कहाँ पर है. सो एनी हाउ आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कि समाज हीरो किसे मानता है. आपके जो हीरोज होते हैं ना समाज के, वो डिक्टेट करते हैं कि समाज कैसा चलता है. आप अपने हीरो उठा लो भाई, वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, वो इसलिए वो पैसा है, वो पॉपुलर है, वो पावरफुल है. आप मेंटर किसे मान रहे हो? मेंटर नहीं कि मतलब देखिए, जिसे आइडल बोलते हैं. और लैक ऑफ अ वैल्यू सिस्टम, आप उन्हीं वैल्यूज को ग्रैब करोगे ना. आपको जीना आता नहीं है, देयर इज अ वॉइड, तो एक तो कैपिटलिस्ट जो है वो उस वॉइड का फायदा उठाएगा. जीना नहीं आता, खुश नहीं हो, लो खुश हो जाओगे है ना. और आप कहते हो चलो, आपको कहीं लगता है कि यार मेरे को दोस्तों के साथ बैठ के अच्छा लगता है, वो वहां भी आ जाएगा. दोस्तों के साथ बैठना है नहीं चाहिए, राइट. अकेले बैठना है, सिगरेट होनी चाहिए. कंज्यूमरिज्म फैक्टर लाया जाए, एक तो ये आ जाता है. चलो आप इससे भी ऊपर उठ गए, पर आप देखते हो ऊपर कि कौन है जिसकी समाज में इज्जत है, कौन है जो खुश दिख रहा है. अब ये खुश थोड़ा है ये लोग, ये जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं. मैं किसी के घर में नहीं गया, पर आपको पता लग जाता है. आप थोड़ा सा एनालाइज करो, बॉडी लैंग्वेज, फेस वो दिखा रहा है कि ये मैंने 76वीं बाइक ली है. अरे भाई, तेरे 75 बाइक में खुशी नहीं मिली, तेरे 76 में देखो लग रहा है कि तू खुश हो जाएगा, तो तू भी पागल है, और तेरे को देखने वाले भी पागल है. कितनों में चढ़ेगा भाई, कितनों में चढ़ेगा. तो पर क्या है कि फॉर लैक ऑफ वैल्यू सिस्टम आप इनके वैल्यू सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हो. दैट्स व्हाट यू परस्यू. फिर जो पढ़ाने वाला आएगा वो यही दिखाएगा ना, आप क्या वैल्यू कर रहे हो. अच्छा, आपको पैसा चाहिए, देखो हमारा स्टूडेंट इतना पैसा कमाता है, बस जो चाहते हो वही दिखाया. इट फॉर्म्स अ फीडबैक लूप. होंगे, उनका लीडर भी वैसा ही होगा. एक लीडर तो हाँ राइट, लोगों का ही एक रिफ्लेक्शन होता है. जैसे टीम होता है, टीम का जो हेड होता है उसका रिफ्लेक्शन आपको टीम मेंबर में मिलेगा. और वैसे ही आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविंस में हो, वो प्रोविंस का जो हेड होता है, वो हेड कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होता है प्रोविंस के लोगों का. ये आप अगर बड़े स्केल में देखोगे, आई बिलीव आप समझ जाओगे चीज़ों को. एंड ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च को इस्टेब्लिश कर दिया है. वैसे ही जैसे आपने एक बहुत बड़ा पहलू पकड़ा कि यूथ खुद को किस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं, उनको वैसा ही चीज़ दिखाया जाएगा, वैसा ही चीज़ बेचा जाएगा, वैसा ही चीज़ समझाया जाएगा. हाँ, बट इट फॉर्म्स अ फीडबैक लूप. जैसे सिनेमा कहते हैं समाज का आईना है, बट इट फॉर्म्स अ फीडबैक लूप कि समाज में ये चल रहा है, सिनेमा में ये दिखाया गया, पर फिर जो नए लोग आ रहे हैं समाज में, नए जो लोग भी जुड़ रहे हैं ना, नई जनरेशन आ रही है, उसने सिनेमा में कुछ देखा, वो उसको कॉपी करेगी, तो इट गेट्स वेरी एग्जैजरेटेड. राइट. फीडबैक लूप, और कंटिन्यूअसली वो चले जा रहा है, चले जा रहा है. और somebody has courage to break it. वो करेज भी बहुत लिमिटेड होता है. क्योंकि एक बातचीत हो रहा था मेरे एक्स डीजीपी उनके साथ, और मैं वहाँ बातों बातों में ये कह दिया, सर आई एम अ एक्सीडेंटल एकेडमिशियन, बट सॉरी टू से academicians are the one of the most community. Most डर इजीली जाता है, डराना बहुत इजी होता है. मुंह के ऊपर बोल ही नहीं पाएंगे, उनको पर डरा के रखा जाता है. डरा मतलब क्लर्क और एकेडमिशियन मेरे को सेम लगता है कहीं ना कहीं. तो दिस इज समथिंग आई टोल्ड हिम एंड ही एट अ पॉइंट अग्रीड. मैं ये बोला कि जो गलत होगा ना, कोई किसी को कोई, क्योंकि जो अगर आप एकेडमिकल स्ट्रक्चर में देखोगे, होना चाहिए स्टूडेंट शुड बी द प्रायोरिटी. बट है ये, यू गो टू एनी ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, 1 नंबर से लेके 100 नंबर में आप कहीं पर भी चल रहे हो, प्राइवेट गवर्नमेंट व्हाटएवर, पहला प्रायोरिटी सेल्फ अपलिफ्टमेंट ऑफ द पर्सन, सेकेंड इज द ऑर्गेनाइजेशनल अपलिफ्टमेंट, थर्ड अगर समय बचा तो
स्टूडेंट अपलिफ्टमेंट, स्टूडेंट इज द लीस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। ये जो अंदर से चीज़ों को समझेगा और आई बिलीव ये कनेक्ट भी हो जाएंगे। अब फंडा ये होता है, अब स्टूडेंट को सिलेबस से बियॉन्ड अब समझा नहीं रहा, और सिलेबस भी जो है, हम इंडस्ट्री बहुत डायनामिक है, आप इंडस्ट्री में रहे हो, आप खुद जानते हो, बहुत डायनामिक है सिलेबस। आज भी वही चीज़ होता है, बहुत सारे जॉनर्स में जो आज से लेके 5-7 साल या 10 साल पहले आउटडेटेड हो चुका है, राइट। तो अब बच्चों को भी, अब बच्चे बोलते हैं, व्हेन आई वाज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, तो बच्चे बोलते थे, सर जानते हो सर, मार्केट में जॉब नहीं है, प्लेसमेंट्स का मैटर है। Then the same story I heard in another organization where I was in a different role. Academy, मतलब I was a faculty as well as I was having a responsibility for different role. तो बच्चे का बोलना वही सेम टाइप है, तब बच्चों को बोला, बॉस मैटर ना ये है कि जॉब नहीं है, गलत बात है, जॉब है, आप में स्किल सेट नहीं है, जॉब है, लोगों को स्किल सेट चाहिए, आपके अंदर क्या है। आप बोलते हो आपको प्लेसमेंट चाहिए 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, ठीक है, आपको 25 लाख का प्लेसमेंट मिलेगा, क्या आप वो कंपनी को 2.5 करोड़ दे पाओगे? वो पहले क्वेश्चन को आंसर दो, आप में वो कैलिबर है, पहले वो इंट्रोस्पेक्ट करो। आप खुद को एक सीईओ मान लो, आप इंटरव्यू में बैठे हो, मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे आप साल का 12 लाख का या 25 लाख का पैकेज दो, आप मेरे को कब दोगे? सो अब ये जो रियलिटीज़ है, इसके साथ हम उतना कनेक्ट नहीं करवा रहे हैं। अब खाली ही पैसा के पीछे अगर कनेक्ट करवाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, पहले उसको स्किल सेट के साथ, इसलिए मैं वो जो टर्मिनोलॉजी आपको बोला स्किल सेट बहुत है। अब स्किल सेट भी कहाँ से आता है? स्किल सेट भी कहीं ना कहीं आपका, आप जब खुद को इंट्रोस्पेक्ट करोगे आपको पता चलेगा स्किल सेट के बारे में। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप रामायण सुने होंगे, हनुमान जी को अपना पावर के बारे में पता नहीं था, बाद में जाके पता चला। मैं एक्चुअली यहाँ पे टैलेंट और स्किल में डिफरेंशिएट करता हूँ। ओके, टैलेंट वो है कि भाई जिसके साथ आप पैदा हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि वो आपका क्या टैलेंट है। स्किल सेट एक्वायर्ड है, जैसे मैं आजकल ड्राइंग सीख रहा हूँ तो वो एक स्किल है जो मैं प्रैक्टिस करके एक्वायर कर सकता हूँ, ये मेरा मानना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको चीज़ बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके अंदर टैलेंट कौन सा है? फॉर एन एग्जाम्पल, टैलेंट क्या है मेरे अंदर, ये आप बता दोगे तो मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा। ये मेरी स्ट्रगल रही है, मुझे पता नहीं बचपन से कभी भी, कोई भी जिस चीज को आप मानते हो, टैलेंटेड आप खुद को टैलेंट मानते हो, कोई भी एक चीज, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाना, नहीं, जीव जानवर के साथ कनेक्ट होना, खाना बनाना, नहीं, गाड़ी चलाना, मैंने आज तक कभी टैलेंट अपना वो नहीं है। कई लोग मुझे ये कहते हैं, एक टैलेंट आप बताइए आप मेरे को। लोग मुझे कहते हैं कि आप अच्छे ऑरेटर हो, पर दैट्स अ स्किल सेट व्हिच आई हैव एक्वायर्ड। मैं उसको भी टैलेंट नहीं मानूंगा। मेरा टैलेंट, मैं ये कहूँगा कि क्यूरियोसिटी आप कह लो, ये टैलेंट है। क्यूरियोसिटी इज आल्सो अ स्किल सेट, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन करना। अब वो मैंने एक्वायर नहीं किया, वो तो बचपन से मैं था। मैं यहाँ पर आपको रोहित जी सिर्फ बता रहा हूँ, टैलेंट स्किल सेट का ही एक सिनोनिम है। आप अगर इसको थोड़ा सा, तो ये मैं जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा टैलेंट है कि मैं कोई भी लोग के साथ मिक्सअप हो जाता हूँ, जलप हो जाता हूँ, ये एक स्किल सेट है, टैलेंट भी है। अब टैलेंट कैसे है? ये मेरा फैमिली से आया, मैं किसी फैमिली में किसी को अपना मेंटर माना हूँ, जिन्होंने मेरे को बड़ा किया, उनमें ये चीज़ देखा, मैं बचपन से ये चीज़ को देखा समझा, ठीक है। और वो चीज़ आस्ते आस्ते, आप जैसे बताया ना, किसी को आप खुद आइडल मान लेते हो तो उसका कुछ चीज़ें आप ग्रैब कर लेते हो सबकॉन्शियसली, ये एक स्किल ही ना है, टैलेंट भी है, स्किल ही ना है। अब किसी का टैलेंट है खाना बहुत मस्त बनाता है, हाँ वेरी गुड, वो तो उसका स्किल सेट भी है। हो सकता है वो एक्वायर किया है, हो सकता है उसको इनहेरिट किया है। हाँ, अगर इनहेरिट किया तो मैं उसको टैलेंट, फिर उसको एनहांस भी किया है, हाँ वो अलग बात, प्रैक्टिस के थ्रू, फॉर श्योर, राइट। कोई पेंटर, किसी को बचपन से होता है, कोई सीखता है, पर एंड ऑफ द डे अगर सिंगल टर्म में उसको रखोगे, वो स्किल ही ना है, चाहे आप उसको इनहेरिट किए हो या उसे आप लर्न किए। समझ गए, तो ठीक है, मेरा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एब्सोल्युटली। सो एनीहाउ, बट फंडा ये है, एंड ऑफ द डे बंदा के लिए वो स्किल हो या टैलेंट हो, वो उसके साथ अगर वो एक बोलते ना कि पर्पस के साथ ड्रिवन हो, और उसके बाद उसको प्रोफेशन बना रहा है, स्किल, टैलेंट, पर्पस ड्रिवन प्रोफेशन बना रहा है, तो वो हैप्पी रहेगा।
क्या ये आप मानते हो? हैप्पी रहेगा, मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हैप्पीनेस की वो बढ़ जाएगी, ओके, राइट, अग्रीड। है ना। ये जो आप बताया प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो इमोशनली सफ़र नहीं करेगा ना भाई। अगर आप गोल हो और आप चकोर में अपने आप को फिट करने में लगे हो, तो वो आप कभी फिट हो गए नहीं, यू विल ऑलवेज फील मिसफिट। वो आपको इमोशनली सफरिंग कॉज करेगा, है ना। ये यही है। और हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है कि ना आप फिजिकली सफ़र कर रहे हो, ना इमोशनली, ना एग्जिस्टेंशियली, राइट। तो बिकॉज हैप्पीनेस इज एब्सेंस ऑफ सफरिंग। अब रवि जी थोड़ा घूमते फिरते एक प्रश्न में आते हैं। हाउ मेनी टीम मेंबर्स यू हैव हियर? हमारे पास करीब 60 लोग हैं हम। एंड ऑल आर रेगुलर? हाँ, सभी ये 60 लोग हुए हैं जो हम एम्प्लॉयड हैं, Right. ऑन पेरोल हैं, सिवाय मैं और शिवानी, हम 2 को फाउंडर हैं, हम सैलरी नहीं लेते। एंड जो इसके अलावा हमारे पास वॉलंटियर्स आते हैं जो एनरिचमेंट में, एनिमल एनरिचमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप जब किसी मेंबर को अपनी इस फैमिली में, आप इसको फैमिली मानते होंगे, आई बिलीव सो। आई वोंट से दैट कि नहीं फैमिली तो नहीं कहूँगा मैं। ओके, व्हाट यू थिंक इट एज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन हाँ, मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूँ। इसके पीछे का कारण थोड़ा समझ सकता हूँ, व्हाई यू मेंटेन और एनी पर्सन शुड मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड अ फैमिली? देखिए, फैमिली में क्या है कि आपकी किसी के साथ हो सकता है थोड़ी लीनिंग ज़्यादा हो, किसी से ज़्यादा बनती हो, किसी से आपकी ना बनती हो, फैमिली में वो चल जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन एज अ लीडर आपके बायसेस हों, आपकी प्रेफरेंसेस हों कि अरे यार ये इसके साथ उठता बैठता ज़्यादा है, मेरे साथ कम, दैट क्रिएट्स अ डिसहार्मनी। तो इसलिए मैं एक डिस्टेंस लेके चलता हूँ कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में दोस्ती यारी नहीं करनी। अग्रीड। फ्रेंड्स इंसान को चाहिए, पर वो काम से बाहर बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। हाँ, मैं नहीं कह रहा कोई नहीं कर सकता, पर एज अ लीडर मैं वो नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि बैलेंस alone at मेंटेन the करने top, के लिए, यस, वो वाली बात है। इट्स अ ग्रेट लर्निंग। नेक्स्ट पार्ट इज, आप जब किसी को भी ऑन बोर्ड करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट आर द मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स यू लुक इनटू? देखिए, 2 तरह के, अगर उनको डायरेक्ट एनिमल्स के साथ काम करना है तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हाउ आर दे बिहेविंग विद एनिमल्स, मतलब उनका रवैया क्या है, क्या वो महसूस करते हैं पशुओं के प्रति या नहीं। ये उसके अलावा जो बाकी जैसे मीडिया में आ रहा है, कम्युनिकेशन में है, या मैनेजेरियल रोल्स जो हैं हमारे, वो होता है कि वो कॉज में कितना बिलीव करते हैं। कॉज में बिलीव करते हैं, बाकी स्किल्स तो एक्वायर हो जाते हैं। एंड वी डोंट नीड पीपल जो पैसे के लिए काम कर रहे हो। सैलरी चाहिए भाई, घर तो किसी को चलाना है, पर उनका प्राइमरी मुद्दा ये है कि यार मुझे ना, मैं पशुओं की मदद करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और मुझे कोई ऐसा रोल मिल जाए। अब यहाँ पे पशुओं की मदद करने के अलग अलग तरीके हैं। आप कैमरा चलाते हो तब भी आप पशुओं की मदद करते हो, क्योंकि हम अवेयरनेस करते हैं कितने लोग शाकाहारी हो जाते हैं, डॉग अडॉप्ट करते हैं, वीगन हो जाते हैं। आप एडिट करते हो, है ना, यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, या आप डॉक्टर, है ना। तो इस तरह अलग अलग स्किल सेट बेस्ड। और वो आप, लेकिन सबकी डायरेक्शन एक ही है कि अंततः सफरिंग कम करनी है। और वो आप इंस्टेंट कैसे समझ जाते हो व्हेन यू टेक द इंटरव्यू और व्हेन यू हैव इंटरेक्शन? क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद हम 3 महीने का एक वर्क एक्सचेंज पीरियड करते हैं जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती। आप सिर्फ आते हो, यहाँ पे काम करते हो, आपका रहना खाना हम कवर करते हैं। तो 3 महीने में आप थोड़ा समझ जाते हो। 3 महीने के बाद आपको लगता है कि व्यक्ति वर्थ इट है, तो आप कंटिन्यू करते हो, नहीं तो आप कहते हो कि नहीं हो पाएगा। सो अगर कोई भी यूथ ये देख रहा है और किसी को आपके यहाँ पर, कैन वी टर्म इट एज अ इंटर्नशिप और ओजेटी? इंटर्नशिप तो नहीं कह सकते, क्योंकि इंटर्नशिप में क्या है कि आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि आपको कोई काम सिखाएगा। ओके। तो हम तो डायरेक्ट यही है कि ऑन जॉब आपकी लर्निंग होगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोल सकते हैं एक तरीके से। ऑन जॉब लर्निंग ही है खुद आपका, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। मतलब हमारे यहाँ 60 लोग जरूर हैं, पर डिपार्टमेंट भी 7 हैं। तो है ना, हर जगह कहीं 10 लोग हैं, कहीं 15, कहीं 5 ही हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके पास कोई एक ही बंदा, सोचो कोई एक बंदा, कोई देखने वाला कोई भी एक बंदा आपके यहाँ आना चाहे, अप्लाई करना चाहे, वो बंदा का एज ग्रुप है कहीं सोच लीजिए 16 से लेके 29-30 तक, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, वो बंदा अगर यहाँ ज्वाइन करना चाहे, आपके पास काम करना चाहे, तो
उसका प्रोसेस क्या होगा? हमारी वेबसाइट पे जाए, पहले एज अ वॉलंटियर आए। अगर वो 23 से नीचे है तो चांसेस कम है कि उसको हम अप्रूव करेंगे। मेरा ये अनुभव रहा है, 23 से नीचे वाले जो हैं उनकी यहाँ पे बात नहीं बनती है ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ वॉलंटियर आए, एज वॉलंटियर आए, वहीं पे ही उनको हर तीसरे रूल के नीचे लिख जाएगा कि अगर आप रूल नहीं फॉलो कर सकते मत आओ, बोर हो जाते हो मत आओ, है ना। गांव के वातावरण में नहीं रह सकते, आपको नाइट लाइफ चाहिए, ये वो सहूलियत चाहिए, मत आओ। तो वो सब उस तरह से फिल्टर होके कोई आता है। वॉलंटियर में भी जो टिक जाते हैं वॉलंटियर, उसके बाद अगर वो हमारे पास कोई पोजीशन है जो उनके स्किल सेट और इंटरेस्ट से मैच करती है तो फिर वो वर्क एक्सचेंज शुरू। राइट। अभी जैसे फिलहाल हमारे यहाँ एक आई है वीडियो एडिटर, एक हमारे जा रहे हैं, तो वो आई है, वो अब इस समय एज वर्क एक्सचेंज कर रही हैं। राइट। और इस जगह जो एनर्जी है, हर जगह का एक एनर्जी होता है, वाइब्रेशन होता है। आप अपने शब्दों से थोड़ा इस एनर्जी के बारे में बताओगे? अब मैं कैसे बताऊँ, ये तो देखिए जो अनुभव करेगा आप बताओ। मैं यहाँ आया हूँ 3 बजे और अभी बज रहा है 7, नहीं आई बिलीव, हाँ 7। तो ये 4 घंटे में मेरा जो अनुभव रहा है दैट इज़ वेरी पीसफुल, राइट, नो डाउट अबाउट इट, वेरी ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, आप यहाँ अपना लाइफ दिए हो, पूरा जगह को स्क्रैच से बिल्ड किए हो, आपने इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने इस एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो मैं वो चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा जो बनाने का फोकस था यहाँ पे, जो मुझे था, मेरे को ये था कि यहाँ पे ब्यूटी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि है क्या, सफरिंग बहुत है यहाँ पे। पशु आते हैं, वे किसी गाय पे एसिड डाल दिया, बैल को जला दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले तो क्लिनिक यहीं पे था, अब हॉस्पिटल 1 किलोमीटर दूर है। तो सफरिंग बहुत है, ब्यूटी होनी चाहिए, तभी लोग जो यहाँ पे आएंगे उसको पचा पाएंगे सफरिंग को, राइट, अदरवाइज वो टिक ही नहीं पाएंगे। तो मेरा ये फोकस था। दूसरा, मुझे चीज़ें जंगली पसंद है, निजी तौर पे, कि भाई जहाँ तहाँ चीज़ें उग रही हों, है ना, जितना हो सके ज़मीन हमेशा पत्तों से ढकी हो। अगर मेंढक हैं, कीड़े हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, मुझे अच्छा लगता है, पक्षी हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं ये कहूँगा कि मुझे ये घर लगता है, मतलब घर है मेरा ये, क्योंकि घर वो होता है ना जहाँ पहुँच के आपको कहीं और भागने की इच्छा ना रह जाए। ये वो जगह है मेरे लिए। अग्रीड, अग्रीड। और अगर कोई कहीं पर भी जो भी सुन रहा है, अपने वहाँ पर ऐसे पशुओं को जो हमारे अगल बगल रहते हैं, इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, छोटे स्केल में, बड़े स्केल में, जिसका जितना पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसके पास जितना रिसोर्सेज हो पाए या जितना मैन पावर जो भी बन पाए, वो कैसे शुरुआत कर सकता है? ऐसे टाइप पीपल फार्म जैसे अपना एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है। देखिए, शुरुआत तो आप फीडिंग से कर सकते हैं, है ना। मैं हर किसी की बात करता हूँ, सिंपल है। अगर आप बहुत ही व्यस्त हैं, हर कोई, किसी की स्टूडेंट लाइफ है, कोई पैसा कमा रहा है, वो इत्यादि, आपके समय नहीं है, आप घर के बाहर पायदान रख दो, सर्दियों में कुत्ता आके उस पर सो जाए, आप इतना कर दो, वो भी सही है। आप आसपास पशुओं को फीड कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके आसपास, घर के आसपास कोई एनिमल रेस्क्यू है, अगर आप तो चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल पे सर्च कर लो, निकल आएगा। उनसे कोई पशु फॉस्टर कर सकते हो। जैसे क्या है, हर कोई ओवर कैपेसिटी होता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ 70 की कैपेसिटी है, 90 है, तो आप उनसे एक पशु ले आओ, घर पे रख लो, जिसको एडप्ट बोलते हैं, फॉस्टरिंग। उसका मतलब टेम्पोरेरली आप रख रहे हो। अच्छा। कोई पशु है जिसकी काफी हद तक हीलिंग हो गई है, अब थोड़ा सा घाव बचा है, तो बीटाडीन लगानी है रोज, थोड़ा सा आपने क्रीम लगानी है, वो आप घर पे ले आके कर सकते हो, वो आपको समझा देंगे। वहां पे वो किसी सीरियस केस को ला सकते हैं, फॉस्टरिंग, है ना। आपको एनिमल हैंडलिंग आ जाएगी, आप उन्हीं से फर्स्ट एड सीख लो। फर्स्ट एड सीख लिया, आप कह रहे हो मुझे यही करना है, आप अपना नंबर पॉपुलराइज कर दो, लोग आपको फोन करेंगे, यहाँ पे पशु है, चोट लगी हुई है, तो आप चोटिल पशुओं की जाके वहाँ मौके पे इलाज कर दो। बड़े सारे घाव हैं कि मौके पे अगर एंटीबायोटिक से क्लीन हो जाए, ऊपर, है ना, एंटीबायोटिक क्रीम लग जाए, तो मैगेट वुंड नहीं बनेगा, ज़्यादा वर्स नहीं होगा। तो आप इसको ट्रीट ऑन स्ट्रीट हम कहते हैं। गली में गए, जहाँ पे कोई केयर टेकर है, केयर टेकर ने आपको इन्फॉर्म किया, वो ध्यान रखता रहेगा, आप जाके इलाज कर दो, यहाँ से शुरू करो। आपका थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। देखिए, फाइनेंसेस बहुत मैटर करते हैं, लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है यार जो सीरियस केस है ना, जिसका सड़क पे इलाज नहीं हो सकता, जिसका पैर टूटा हुआ है,
अब मैं उसको रिकवरी स्पेस खोल लेता हूँ। आपने एक कमरा ले लिया, वहाँ रिकवरी शुरू कर दी, आपको पशु मिला, आप डॉक्टर पे ले गए, डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट बता दिया, घर में आप कंटिन्यू तो खुद ही कर सकते हो वो इलाज, इतना सीख ही जाते हो रेस्क्यू से जाके। उसके बाद अगर भगवान ने चाहा, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो रिकवरी सेंटर के बाद आप अपना क्लिनिक खोल लो, अपना एक डॉक्टर पैरावेट खुद कर लो। बेसिकली डोनेशन सिस्टम में ये चीज को डोनेशन है, हो सकता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट है वो। मैं टेक्निकली फाइनेंशियल इकोसिस्टम को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को देखिए भाई, आपकी जितनी चादर आप उतना ही पैर पसारोगे, है ना। इंटेंशंस चाहिए, पर उस इंटेंशन को एग्जीक्यूट करने के लिए स्किल के साथ रिसोर्स भी तो चाहिए। आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। और आपको ये ऐसा सपोर्ट मिला या कितना स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए? देखिए, मैंने तो एक टेक कंपनी अपनी एग्जिट करी थी ना यूएस में, तो मैं थोड़ा सॉर्टेड था। राइट। तो और फिर उसके बाद जब मैं इंडिया आया, मैं भटक रहा था। वन ऑफ माय गोल्स वाज कि भाई मुझे अपना एक फार्म हाउस बनाना है। पहले जब पीपल फार्म वगैरह का आइडिया नहीं था, तो मेरे पास पैसे सेव थे। फिर उसके बाद जब मैं लॉरेन के साथ काम करना शुरू किया, दिल्ली में स्ट्रे डॉग स्टरलाइजेशन शुरू करी, जब फिर पीपल फार्म का आइडिया आया, क्योंकि मैंने कुछ लिमिटेशंस देखी, वहां से सोचा क्या किया जाए, पीपल फार्म का आइडिया आया। तो पीपल फार्म का आइडिया और जो मेरा पर्सनल था फार्म हाउस, वो कोइंसाइड करके आइडियाज, पैसे थे ही जमा किए। तो लिमिटेशंस क्या देखे दिल्ली में? दिल्ली में लिमिटेशन नहीं, एनिमल वेलफेयर काम में लिमिटेशन है। देखिए कि सफरिंग जो है ना, वो तो थोक के भाव है, बहुत 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 सफरिंग है। उसमें आप एक एक एनिमल करके कितने की सफरिंग कम कर लोगे। मैं नहीं कह रहा कि वो उसको ट्रिवियल नहीं बता रहा मैं, भाई जो एक पशु है वो तो इंडिविजुअल तौर पे पेन फील कर रहा है, आप एक की भी मदद कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। पर मेरे लिए वो इनफ नहीं था। तो मुझे था कि लास्टिंग चेंज तब आएगा जब लोगों की सोच बदलेगी पशुओं के प्रति। तो वन, दैट इज ओनली वे टू ब्रिंग अ लास्टिंग चेंज। नहीं तो रोज लोग पी गाड़ी चला रहे हैं, कुत्तों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, आप एक एक करके कितने कुत्तों की मदद करोगे। लेकिन लोग समझेंगे नहीं यार, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, कुत्ते मरते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गाय मरती है, शराब पी के गाड़ी चलाना वैसे ही गलत है, पर आप मेरा एग्जाम्पल समझिए, तब चीजें बदलेंगी। वन सेकेंड, हम चलो लोगों की सोच भी बदलना शुरू करते हैं, हम पशुओं की भी मदद करें, एक व्यक्ति कितना कर लेगा। तो हमें औरों को भी इंस्पायर करना है कि ये काम करें। अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, ये वो, अच्छा बिजनेसमैन, पैसा, वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत हैं, सक्सेसफुल लोग बहुत हैं दुनिया में, कंपैशनेट लोगों की कमी है। तो औरों को हमें इंस्पायर करना है, जिनकी स्थिति उन्हें अलाउ करती है। ऐसा तो नहीं है ना कि भारत में सभी भूखे नंगे हैं, है ना। सबके पास पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए खाना है। यस, सिटी में रह रहे हैं, उनका दबा के वैसा है। यस, है ना। मरे से मरे मिडिल क्लास आदमी के पास 1 करोड़ का फ्लैट है। तो भाई पैसा है, तुम्हारा दादा बाप को देगा, तुम्हारा बाप तुम्हें दे जाएगा, तुम बच्चे को दे जाओगे। अरे पैसा का यूटिलाइजेशन कर लो। व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोर्ड टाइम। राइट, अग्रीड। यूज दैट वेल्थ टू डू गुड। लोगों को ये इंस्पायर करना, तो ही हमने इस जगह का नाम पीपल फार्म, वन ऑफ द रीजन पीपल फार्म इसीलिए जगह का नाम, कि भाई पीपल का पेड़ है, बड़ा होता है, जितना भी बड़ा हो जाए एक दायरे में ही रहेगा ना, लेकिन उसका फ्रूट कोई बर्ड ले जाके कहीं और गिरेगा, वहां पे एक और पेड़ निकलेगा। तो उसका जो बताया, इट इज स्प्रेडिंग इट्स होल वेल्थ बोल सकते हो, या उसका जितना क्या बोले, अपना बीइंग कोई स्प्रेड कर रहा है। राइट, वो जो इसका एग्जिस्टेंस कोई, उसके बीच के अंदर पूरा है ना उसका। आई एग्री पूरा चीज। फाइनल क्वेश्चन जो मेरा दिल बहुत जानने को चाह रहा है, आई बिलीव यू डिड बीटेक, राइट? नहीं, बीएससी कंप्यूटर साइंस जनरल। ग्रेट। अब मैं थोड़ा सा ना आपका एजुकेशनल जर्नी जान लूं, थोड़ा सा स्कूल लाइफ 10वीं के बाद मुझे पढ़ाई समझ आनी बंद हो गई थी। पर किसी तरह धक्के मार के 11वीं 12वीं मैंने कर ली पास। उसके बाद पिताजी ने कहा कि भाई इंजीनियरिंग करो, जो कि मैंने कहा कि भाई मेरे बस की तो इंजीनियरिंग नहीं, मुझे नहीं करनी इंजीनियरिंग। तो मैं तो 10वीं के बाद कह रहा था मुझे दुकान खोल दो, और वो चाह रहे थे कि भाई एटलीस्ट 12th कर लो। उसके बाद फिर जगह जगह पे ये है, कॉलेज तो कर लो, कॉलेज कर लो। मैंने कहा कि यार मेरे को तो नहीं करना। वो कह रहे भाई कॉलेज कर ले, उसके बाद मतलब एक डिग्री तो आ जाएगी ना हाथ में, उसके बाद तुम मत करो आगे, एक दरवाजा खुल जाएगा। साइंस भी उन्होंने यही कह के मुझे कहा था 11th में कि साइंस ले लो, बाद में तुमने आर्टिस्ट बनना है बन जाना, ऑप्शन जो है दरवाजा खुल जाएगा। मुझे उनकी ये बात वो लगी, ठीक लगी।
तो कॉलेज में नहीं जाता था, हमारा ऐसे ही था, शिवाजी कॉलेज, मतलब दिल्ली में? हाँ दिल्ली में ही, घर के पास ही था, वहाँ जाना नहीं पड़ता था मुझे। मैं तो कॉलेज जाता था अपना सीडीज वगैरह बेचने। मैं यू नो स्टार्टिंग से बिजनेस वाला सीन था आपके दिमाग में? हाँ भाई, पैसा तो आपको चाहिए हाँ, yeah. है ना। और बिजनेस आजादी पसंद था मैं, और आपके पास अपनी आजादी तभी है Financial जब freedom? आपके पास पैसा अपना है। फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम तो टर्म मैंने बहुत बाद में सीखी, भाई मेरे पास अपना पैसा होगा तो मैं किसी का पूछना नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। ठीक। ये ऐसा था कि अपना पैसा जहां मर्जी खर्च हो। राइट। सो कॉलेज हो गया, बीएससी हो गया, उसके बाद? बीएससी के दौरान ही मैं क्या कर रहा था कि क्योंकि इंटरनेट 97 में जब मैं 12th में था तभी इंटरनेट इंडिया में आ गया था, उसके इन्फेंसी में था। तो कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही मैं इंटरनेट पे ही चीज़ें मैंने करनी शुरू कर दी थी। अब इंटरनेट जो है, अकाउंट्स जो है वो बड़े महंगे होते थे और बड़ी मुश्किल से मिलते थे। तो इस चक्कर में मैंने हैकिंग शुरू करी। अब हैकिंग शुरू करी, जिस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो था इसमें, उसने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा कि यार, पकड़ ऐसे लिया, उसको समझ में आ गया, कहता यार तूने मेरा अकाउंट चुराया है ना। मैंने कहा हाँ। अब हैकर था मैं, लेकिन झूठ नहीं बोलता, एथिकल हैकर। तो उसने कहता मिलते हैं। मैं ठीक है, वो मिला मुझे, उसने मुझे बताया, कहता कि यार तेरे पास स्किल है, मतलब तू प्रोग्रामिंग वगैरह है, इससे वेबसाइट्स बनती हैं, ये होता है वो होता है, तो इसको तू अच्छे उसके लिए मतलब पैसा कमाने के लिए यूज कौन से टाइम का ईयर? 97 98 की बात कर रहा हूँ। ओके 98 97 में कॉलेज का फर्स्ट साल था, तो 97 98 मैंने कहा अच्छा। तो मैंने चीजें सीखनी शुरू कर दी। तब एक वेबसाइट होती थी टी जॉब्स करके, टेली कम्यूटिंग जॉब्स, जिसे आज हम कहते हैं ना आउटसोर्सिंग या वर्क फ्रॉम होम, तो टेली कम्यूटिंग वर्ड था, टी जॉब्स करके। मैं तो डाल दिया, मैंने कहा भाई मुझे ये आता है, कोई पैसा देगा तो मैं ये कर दूंगा। तो मुझे एक लड़की मिली, उसने बताया कि आउटसोर्सिंग के बारे में, कि भाई अमेरिका से लोग यहाँ काम भेजते हैं, तुम वो करके दो और उसके बदले डॉलर आता है। व्हाट अ कॉन्सेप्ट, ये तो एंटीने बेचने और सीढ़ियां बेचने से तो बेटर है, लेवल अप। तो मैंने कहा ये करना शुरू करते हैं, ये करना शुरू किया। तो अब इसके लिए लोगों को आप मेल भेजना पड़ता था, है कि भाई मैं ये हूँ, ऐसे ऐसे काम है आपके पास। एक अपने क्लाइंट से फॉलो अप कर रहा था मैं। ये बात है, अब कॉलेज मेरा खत्म हो गया था 2000, मैं प्रॉपर फ्रीलांसर था। तो 2001 में मैं फॉलो अप कर रहा था किसी से, तो वो मेरी जो मेल है उसमें मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, BRINT की जगह BRINK लिख दिया। तो ये मेरी मेल पहुंची ट्यूसॉन एरिजोना में, एक डैनी करके फिल्म मेकर था। तो डैनी ने कहा कि भाई देख, मुझे नहीं पता कि तू ये ईमेल किसे भेज रहा है, पर मेरे पास तेरे लिए काम है और तू करेगा ना। तो मैं देखो $20 घंटे के 2001 में। मैंने कहा यार देख, $20 लिए तो जो मुझे नहीं आता ना, मैं वो भी सीख के कर दूंगा। ये केविन स्पेसी का दोस्त था, केविन स्पेसी जो एक्टर है। तो यहाँ से डैनी के साथ काम करना शुरू किया। 2 साल हो गए और टाइम डिफरेंस था, मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, तो मतलब वो कुछ कहता था तो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आता था। गुस्से में उस दिन उसने एक बार कहा ईट शिट मैन। मैंने कहा वाई सर, लेकिन मैं लिटरली ले लिया भाई, तो उसने कहा कि तू यार यहाँ आ जा। मैंने कहा देख भाई, मुझे नहीं पता, मैं कोई IIT का थोड़ा ना हूँ, मुझे क्या पता अमेरिका कैसे जाते हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एरिजोना और अमेज़न अलग अलग जगह है। मुझे तो लगा मैं जा रहा हूँ रेन फॉरेस्ट। मैं कहा तू वीजा वगैरह करवा दे मेरा, मैं आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, उसने वीजा वगैरह करवा दिया। तो मैं और शिवानी भाई हम पहुंच गए। That time you were married? हाँ, हम शादी हमने कर ली थी 2002 में। ओके। तो ऐसे ये मेरी एजुकेशन का तो कोई वो ही नहीं रहा ना। मैं तो आपको टाइम ने सिखा दिया। जब वीजा की बात आई ना, अब जब वीजा लगना था तो उन्होंने कहा कि 16 साल की एजुकेशन चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, वो इमिग्रेशन वाला सीन जो होता है। तो 15 साल की एजुकेशन होगी, ग्रेजुएशन मिला के। करेक्ट। और 3 साल का जो एक्सपीरियंस काउंट हुआ वो 1 ईयर का, 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो दैट काउंट्स एज 1 ईयर ऑफ एजुकेशन। सो 12 + 3 + 1। 12 + 3 + 1। तो पिताजी की बात मान के अच्छा ग्रेजुएशन कर रखी थी, वो ठप्पा था, तो वीजा मिला। अब वो ना होता तो फंस जाते। और कॉलेज तो मेरे को जाना पसंद फंस जाते, वो इमिग्रेशन चेक वाला ठप्पा लग जाता आपका। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड H1B लगता ही नहीं, लगता नहीं। राइट, वो H1B नहीं लगता। राइट। मतलब एक चीज है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखिए मेरी तो मैं लाइफ ऐसे ही रही है कि जैसे भगवान उंगली पकड़ के चला रहे हो, है ना। तो
ये तो It's a मैं big कहता हूँ ना learning. कि तभी मैं किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकता। मेरी किताब में भी मैं लिखा कि ये कहानी वो नहीं है कि मैंने क्या किया, मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ हुआ क्या। अब आप वो राइट पर्सन राइट टाइम पे ना मिलता, या हमारे घर में बचपन से कंप्यूटर ना होता क्योंकि पिताजी साइंटिस्ट थे, तो ये सब कुछ कहाँ होता। कितने लोगों के घर कंप्यूटर था ना उस समय, जब मैं छठी में था 91 में हमारे घर में कंप्यूटर था, ब्लेस्ड, है ना। राइट। तो आई मीन एवरीथिंग लाइंड अप, एवरीथिंग। एक चीज रविंद्र जी, आप मानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, पूछूंगा भाई। बहुत समय बहुत चीज, बहुत फैसिलिटीज हमारे अगल बगल रहता है, बट हम क्या करते हैं, वी जस्ट कीप ऑन कंप्लेनिंग कि हमारे पास क्या नहीं है। हम वो नहीं देख पाते हैं कि क्या है। हाँ ये है, लोगों Right? में है ऐसा कि मेरे पास ये है, वो देखने की जगह मेरे पास क्या नहीं है वो लेके हम सोच रहे हैं। करेक्ट। बट टू वेरी ऑनेस्ट, हम जहाँ पर, आप जहाँ हो या मैं जहाँ हूँ या बाकी कोई भी जो सुन रहे जो जहाँ है, हम अगर सही से ऑब्जर्व करें ना, आप बुद्धास फिलोसफी में बिलीव करते हो, बुद्धास फिलोसफी में बिलीव करते हो तो विपासना सुने ही होंगे डेफिनेटली। प्रेजेंट में रहो, और प्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक होता है। हम मोस्टली हम फ्यूचर और पास्ट इसमें फंस जाते हैं, क्या था, क्या हुआ था और क्या होने वाला है, क्या है वो। तो जनरली व्हाट हैपेंस इस चक्कर में ना, जो प्रेजेंट है, जो हमारे पास एग्जिस्टेंट जो है फैसिलिटीज, हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। मैं सब नहीं बोलूँगा बट मेजॉरिटी होता है, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट को ऑब्जर्व नहीं करते, जो है उसको सेलिब्रेट नहीं करते, तो हमें हरदम कंप्लेन है। जो अगर आपके पास वो मर्सिडीज भी रहेगा तो आप सोचोगे यार मेरे पास वो बुगाटी वेरन क्यों नहीं है वो। तो एक तो यू आर थैंकफुल कि आपके पास जो भी उस समय था, कि आप उसको ब्लेसिंग हिसाब से मान रहे हो। ये नहीं कि हम मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ हो सकता था, क्योंकि उस समय ऐसे भी कोई थे जिसके पास आपसे बेटर ऑप्शंस था, ऑफ कोर्स, राइट। तो यू हैव टेकन दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू आर थैंकिंग टू दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ, ग्रेटिट्यूड तो चाहिए आपको। हाँ। तो वही मैं, इसलिए मैं ये बोलूँ आज की यूथ में ये भी एक फैक्टर है कि ग्रेटिट्यूड फैक्टर, मैं ये नहीं बोल रहा सब में नहीं, बट मोस्टली में ये होता है कि कंप्लेनिंग फैक्टर आ जाता है कि क्या नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा क्रेविंग करना। और जो है, आई एग्री, ऐसा करते हैं लोग। अपनी प्रिविलेज नहीं देखते कि भाई आप एबल बॉडीड हो, आप आज़ाद देश में हो। एब्सोल्युटली। हाँ, और मुझे तो लगता है कि देखिए ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं होता जब आपके पास कुछ ऐसा ना हो जिससे आप किसी की मदद ना कर सकें। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लोग मिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में भी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम जनरल व्यक्ति की बात। एकदम सही बात है। अरे जो आप और मैं जो सांस ले पा रहे हैं ना, उस बंदा से पूछिए जिसको अस्थमा है। प्रिविलेज है हमारे, तो प्रिविलेज है ना, राइट। मेरी जगह में सोचिए, वो क्लास 12 पास आउट किया हुआ रॉबिन बैठा हुआ है और आप वहाँ बैठे हो, उसको क्या एडवाइस दोगे? मैं दो दूंगा यार, कि एक तो अपनी फ्रीडम कमाओ, है ना। टाइम से बड़ी कोई लग्जरी नहीं है, समाज से अपने घंटे वापस खरीदो। देन फिगर आउट कि वो आज़ादी का क्या इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपके पास आज़ादी है और आपको पता नहीं वो किस लिए, तो आप पागल हो जाते हो। आप देख लो, लोग अत्यधिक शराब पीते हैं, ड्रग्स उसमें चले जाते हैं। आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, आपके पास आज़ादी नहीं है, आप घुट घुट के मर जाते हो, है ना। तो दोनों चीज़ें, अपनी आज़ादी कमाओ और उस आज़ादी को खर्चो, है ना। मुझे लगता है आज़ादी ऐसे है जैसे माचिस की तीली है, ले लिया आपने, अब वो कभी अब कमा लिया, उसको एक सहेज के रखे, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो कहीं पे आग लगाओ, जहाँ जरूरत है वहाँ लगाओ। हाँ, जहाँ जरूरत है उसको खर्चो, वो आज़ादी। अब देखो ना, मेरे पास आज़ादी थी, मैं कुछ भी कर सकता था, अब ये सारी जिम्मेदारी है, अब मैं बंधा हुआ हूँ। बट दैट इज माई सैक्रिफाइस, मैंने वो तीली जला दी, पर वो तीली थी तो मैंने ये आग लगाई। बट यू आर एंजॉयिंग दिस सैक्रिफाइस, राइट? एब्सोल्युटली, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। I don't agree. I don't agree. You are not enjoying the sacrifice. नहीं, that is not the most important thing. Most important thing is doing the right thing. Right. चाहे आप enjoy करो या ना करो, वो आपको जैसा मर्जी महसूस कराए, you do the right thing because it's the right thing to do. Agreed. Virtue is virtue for itself. So thank you, Ravin ji. Thank you for having such a enlightened and such a insightful discussion. और सच बताऊं, मैं सीख रहा था यहाँ पर। कोई सीखे ना सीखे, मैं तो सीख रहा था। एंड मुझे जो आप बहुत जगह रेक्टिफाई किए, मुझे जो आप बहुत जगह
डायरेक्शन दे के समझाए, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मतलब मैं तो आपको अपना प्रोफेसर बोल सकता हूँ। लोग एक्चुअली मुझसे नाराज हो जाते हैं कि तुम शब्दों को पकड़ते हो। मैं कहता हूँ कि देखिए, अब अगर आप और मैं शब्दों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग एट ईच अदर, हम दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन देन। तो एकदम बात राइट सही है। वर्ड्स विद देयर राइट डेफिनेशन। हर एक शब्द का एक अपना पहलू होता है। जैसे वो जो हम लोग बात किए ना, स्किल एंड टैलेंट, तो कुछ चीज़ें होता है एंड सब हरदम मतलब सीखना है तो पहले तो अग्री टू डिसअग्री होना पड़ेगा, एंड देन वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। एंड शब्दों में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है। बिल्कुल। एकदम एकदम। थैंक यू एवरीवन।